हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इक्यास लॉ क्लासेस में। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं दिवाला अधिनियम 1920 यानी बैंक्रप्सी लॉ के एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट थर्ड। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट से लेकर के पार्ट टू तक अपलोड कर चुके हैं, उन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। पिछले दोनों पार्ट्स में हमने 50 तक क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। अब ये हमारा स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 51 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में मुंबई, कलकत्ता और मद्रास नगरों के दिवाला न्यायालयों की स्थापना किस सन में हुई? ऑप्शन ए 1820, ऑप्शन बी सन 1825, ऑप्शन सी सन 1828, ऑप्शन डी सन 1830। तो इसका सही उत्तर क्या है? यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी बैंक्रप्सी की कितनी अच्छी तैयारी है। बताइए इसका सही उत्तर। मुंबई, कलकत्ता और मद्रास नगरों के दिवाला न्यायालयों की स्थापना किस सन में हुई? ऑप्शन दे दिए गए आपको। 1820 में हुई, 1825 में हुई, 1828 में हुई या फिर 1830 में हुई। इसका सही उत्तर है सन 1828 यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। कौन सा ऐसा महानगर है जिसमें प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 लागू नहीं किया गया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो कौन सा ऐसा महानगर है जिसमें प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 लागू नहीं किया गया? क्या है इसका सही उत्तर? बताइए आप हमें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 की कौन सी धारा में न्यायालय की सामान्य शक्तियां दी गई हैं? ऑप्शन ए धारा 4 में, ऑप्शन बी धारा 5 में, ऑप्शन सी धारा 6 में, ऑप्शन डी धारा 8 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किस धारा में बताई गई हैं न्यायालय की सामान्य शक्तियां? बताइए हमें। धारा 4 में, धारा 5 में, धारा 6 में, धारा 8 में, किस में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 5 में। क्वेश्चन नंबर 54। प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 की किस धारा में दिवाला याचिका की अंतर्वस्तुओं का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए धारा 11 में, ऑप्शन बी धारा 12 में, ऑप्शन सी धारा 13 में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। प्रांतीय दिवाला अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय ऋणी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर देगा? ऑप्शन ए धारा 22, ऑप्शन बी धारा 23, ऑप्शन सी धारा 24, ऑप्शन डी धारा 25(2). तो कौन सा ऑप्शन सही है आप हमें बताइए। किस धारा के अंतर्गत न्यायालय ऋणी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर देगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 25(2) के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। याचिकाओं के एकत्रीकरण से संबंधित उपबंधों का उल्लेख प्रांतीय दिवाला अधिनियम की किस धारा में किया गया है? ऑप्शन ए धारा 14 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 15, ऑप्शन सी धारा 16, ऑप्शन डी धारा 17। तो कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नहीं समझ आया तो दोबारा से आप समझ लीजिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि याचिकाओं के एकत्रीकरण से संबंधित उपबंधों का उल्लेख प्रांतीय दिवाला अधिनियम की किस धारा में किया गया है? ऑप्शन दे दिए गए आपको। पहला ऑप्शन धारा 14, ऑप्शन बी आपको दूसरा है धारा 15, ऑप्शन सी धारा 16, ऑप्शन डी धारा 17। तो क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 15।
क्वेश्चन नंबर 57, प्रांतीय दिवाला अधिनियम की धारा 16 संबंधित है। ऑप्शन ए, याचिका पर कार्रवाई में असफल रहने के परिणाम से। ऑप्शन बी, ऋणी द्वारा याचिका से। ऑप्शन सी, दिवाला याचिका की अंतर्वस्तु से। ऑप्शन डी, अंतरिम कार्रवाइयों से। तो किससे संबंधित है धारा 16? आपको ऑप्शन बता दिए गए हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही है। आप हमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, याचिका पर कार्रवाई में असफल रहने के परिणाम से धारा 16 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, प्रांतीय दिवाला अधिनियम की धारा 17 संबंधित है। ऑप्शन ए, याचिका का वापस लेने से। ऑप्शन बी, प्रतिभूत ऋणदाता से। ऑप्शन सी, ऋणी की मृत्यु का कार्रवाई पर प्रभाव से। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धारा 17 किससे संबंधित है आपको बता दिया गया है, बताइए अब कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है या फिर ऑप्शन डी सही है। धारा 17 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋणी की मृत्यु का कार्रवाई पर प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, प्रांतीय दिवाला अधिनियम की धारा 19 निम्नलिखित किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, ऋणी के कर्तव्य से। ऑप्शन बी, याचिका की स्वीकृति पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। ऑप्शन सी, दिवालिया व्यक्ति के कर्तव्य से। ऑप्शन डी, संरक्षण आदेश से। तो धारा 19 किससे संबंधित है? ऑप्शन आपको बता दिए हमने, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, याचिका की स्वीकृति पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से धारा 19 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 की कौन सी धारा अंतरिम आदाता की नियुक्ति से संबंधित है? तो ऑप्शन ए धारा 20, ऑप्शन बी धारा 21, ऑप्शन सी धारा 18, ऑप्शन डी धारा 17। तो कौन सी धारा अंतरिम आदाता की नियुक्ति से संबंधित है, बताइए आप हमें जल्दी से। ऑप्शन आपको बता दिए हमने। यदि आपने बैंक्रप्सी लॉ अच्छे से पढ़ लिया है तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं, और यदि नहीं पढ़ा है तो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसके जितने भी हम पार्ट अपलोड कर चुके हैं और आगे करेंगे, उन्हें आप अच्छे से देखिए, उनका रिवीजन कीजिए बार बार, तो आपकी बैंक्रप्सी की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इसका उत्तर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अंतरिम आदाता की नियुक्ति से संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, प्रांतीय दिवाला अधिनियम की धारा 23 किस बात का उपबंध करती है? ऑप्शन ए, ऋणी के कर्तव्य का। ऑप्शन बी, ऋणी की मुक्ति का। ऑप्शन सी, अंतरिम आदाता की नियुक्ति का। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी का। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। धारा 23 किस बात का उपबंध करती है? धारा 23 उपबंध करती है ऋणी की मुक्ति का। तो यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। ऋणी की मुक्ति का उपबंध कौन सी धारा करती है? धारा 23। ओके। क्वेश्चन नंबर 62, प्रांतीय दिवाला अधिनियम की किस धारा में ऋणी के विरुद्ध अंतरिम कार्रवाइयां उपबंधित हैं? ऑप्शन ए धारा 18, ऑप्शन बी धारा 19, ऑप्शन सी धारा 20 और ऑप्शन डी धारा 21। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस धारा में ऋणी के विरुद्ध अंतरिम कार्रवाइयां उपबंधित हैं। अंतरिम कार्रवाइयों के बारे में पूछ रहा है आपसे, ऋणी के विरुद्ध, वो भी ऋणी के विरुद्ध अंतरिम कार्रवाइयां उपबंधित हैं किस धारा के अंतर्गत? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 21। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, प्रांतीय दिवाला अधिनियम की कौन सी धारा याचिका की सुनवाई के लिए प्रक्रिया से उपबंधित है? ऑप्शन ए धारा 25, ऑप्शन बी धारा 24, ऑप्शन सी धारा 23, ऑप्शन डी धारा 20। तो कौन सी धारा उपबंधित है बताइए। याचिका की सुनवाई के लिए प्रक्रिया से उपबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, किसी ऋणदाता द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका के मामले में न्यायालय उस याचिका को खारिज कर देगा जहां की ऑप्शन ए न्यायालय याचिका को प्रस्तुत करने के, उसके अधिकार के या
ऑप्शन बी बताया गया है कि याचिका को स्वीकार किए जाने के आदेश की सूचना के, या ऑप्शन सी शोध क्षमता दिवाला के अभिकथित कार्य के प्रमाण से संतुष्ट नहीं है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। किसी ऋणदाता द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका के मामले में न्यायालय उस याचिका को खारिज कर देगा जहां की, ऑप्शन आपको बता दिए गए हैं सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अभिनिर्णय आदेश से संबंधित है। ऑप्शन ए धारा 27, ऑप्शन बी धारा 28, ऑप्शन सी धारा 29, ऑप्शन डी धारा 30। तो बताइए अभिनिर्णय आदेश से संबंधित कौन सी धारा है। ऑप्शन आपको बता दिए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए धारा 27, यानी धारा 27 जो है वो अभिनिर्णय आदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 के अंतर्गत अभिनिर्णय के आदेश का प्रकाशन किस धारा में उपबंधित है। ऑप्शन ए धारा 30, ऑप्शन बी धारा 27, ऑप्शन सी धारा 22, ऑप्शन डी धारा 23। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। अभिनिर्णय आदेश के प्रकाशन किस धारा में उपबंधित है बताइए। धारा 30, धारा 27, धारा 22 या धारा 23। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए धारा 30। क्वेश्चन नंबर 67। दिवालिया घोषित होने पर ऑप्शन ए उस व्यक्ति के अधिकार बढ़ जाते हैं, ऑप्शन बी उसके अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन सी व्यवहारिक रूप से यह उसकी मृत्यु होती है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है। जब किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तब क्या होता है। जो उसके राइट होते हैं, उस व्यक्ति के अधिकार होते हैं वो बढ़ जाते हैं, या उसके अधिकारों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर व्यवहारिक रूप से उसकी मृत्यु हो जाती है, या जो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है। आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। बताइए जल्दी से इसका ऑप्शन कौन सा सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी व्यवहारिक रूप से उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 की किस धारा में संरक्षण आदेश का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए धारा 30, ऑप्शन बी धारा 31, ऑप्शन सी धारा 28, ऑप्शन डी धारा 22। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। साथ के साथ हमें कमेंट करिए जिसमें कि जो ऑप्शन है वो आपको जवाब दीजिए। आप साथ के साथ जवाब देंगे तो हमें भी क्वेश्चन और भी हैं जो अपलोड करेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा कि स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आप सिर्फ खाली सुन लिए, उसका कोई जवाब नहीं दिया तो इससे कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे उसका आप जवाब दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप गलत भी जवाब देते हैं तो कोई बात नहीं, सही उत्तर पता चलने पे आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 31, यानी संरक्षण आदेश का प्रावधान धारा 31 के अंतर्गत किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। जिला न्यायालय के मूल आदेश के विरुद्ध अपील किस न्यायालय में की जाएगी। ऑप्शन ए सत्र न्यायालय में, ऑप्शन बी कमिश्नर का न्यायालय, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो कौन सा ऑप्शन सही है। यानी जिला न्यायालय के मूल आदेश के विरुद्ध अपील किस न्यायालय में की जाएगी। तो अपील कहाँ की जाएगी, इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा, बहुत आसान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उच्च न्यायालय में। ठीक है, यानी कि जहाँ जिला न्यायालय के मूल आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ की जाएगी, उच्च न्यायालय में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। निर्णय के पश्चात
ऋणी की गिरफ्तारी किस धारा के अंतर्गत की जाएगी? ऑप्शन दे दिए गए आपको। अब पहला ऑप्शन है धारा 31, ऑप्शन बी धारा 32, ऑप्शन सी धारा 33, ऑप्शन डी धारा 34। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धारा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। प्रांतीय दिवाला अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत ऋणदाताओं की अनुसूची का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए धारा 30, ऑप्शन बी धारा 31, ऑप्शन सी धारा 32, ऑप्शन डी धारा 33। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किस धारा के अंतर्गत ऋणदाताओं की अनुसूची का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन दे दिए गए आपको। इसका सही उत्तर कौन सा है बताइए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 33। ठीक है, यानी कि धारा 33 के अंतर्गत ऋणदाताओं की अनुसूची का प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से हमने बैंक्रप्सी लॉ के टोटल 71 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें, आपकी और आपके दोस्तों की अच्छे से तैयारी हो सके। यही हमारा उद्देश्य है। ओके, थैंक यू सो मच।